नमस्कार दोस्तों, मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। गेहूं की पैदावार 22 से 26 क्विंटल, धान की पैदावार 30 से 35 क्विंटल, लेकिन आलू की पैदावार 150 से 200 क्विंटल, 400 कट्टे से भी ज़्यादा निकाल लेते हैं कई लोग, वो भी ज़मीन के नीचे। तो फिर आलू की खेती में खादें, न्यूट्रिएंट्स भी उसी हिसाब से डालने पड़ते हैं। पोल्ट्री की खाद भी डालते हैं। ज़्यादा पैदावार के लिए एक ट्राली ऊपर तक भरकर डालते हैं, प्रति एकड़ प्रति किला। लेकिन इस साल पोल्ट्री की खाद बहुत महंगी है, डबल रेट हो गया है। महंगी क्या, उपलब्ध ही नहीं है। आज की मेरी वीडियो का मकसद भी ये है कि बिना पोल्ट्री खाद को डाले हम आलू की पूरी बम्पर पैदावार कैसे ले सकते हैं। आलू की 1 किले की फसल तैयार करने में देखो जी 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। पोल्ट्री खाद से बहुत सपोर्ट मिलती है, ऑर्गेनिक होती है, लेकिन पोल्ट्री खाद ना डालने पर कौन से तत्व, कितनी मात्रा में और फसल की किस अवस्था में डालें ताकि पैदावार पूरी ले पाएँ। वैसे आलू की फसल की पूरी पैदावार के 4 स्तंभ हैं। पहले जड़ का डेवलपमेंट, फिर पौधों की हरियाली और बढ़वार, फिर उसके बाद जो आलू लगना शुरू होते हैं उनकी संख्या, ट्यूबर्स की संख्या, फिर उसके बाद उन आलूओं का मोटा होना और उनका वजन। एक बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोग्राम की जरूरत होती है आलू की फसल में। सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, बोरोन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, सोडियम और जिंक। अच्छा, ऊपर पौधे की बढ़वार के लिए नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, मैंगनीज और जिंक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और नीचे आलू को बड़ा करने के लिए, नंबर ऑफ इसके बढ़ाने के लिए फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन और जिंक की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ने से आपको ये बता देता हूँ कि भाई जो ड्राई पोल्ट्री खाद होती है ना, बीट वाली, उस खाद के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर हम ये नहीं डाल रहे तो हमें क्या कुछ डालना पड़ेगा। 1 किलो सूखी पोल्ट्री खाद में नाइट्रोजन 32 ग्राम, फास्फोरस 10 ग्राम, पोटाशियम 15 ग्राम, मतलब फास्फोरस से पोटाशियम ज़्यादा होती है। कैल्शियम 18 ग्राम होता है, मैग्नीशियम 6 और सल्फर 8। कॉपर, जिंक और मोलिब्डेनम भी होता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। आसान भाषा में नाइट्रोजन जो है ना लगभग 3% के करीब होती है। फास्फोरस जो है ना 2.63 की एवरेज है, ठीक है जी। और जो है पोटाशियम जो है ना ये भी 2% के करीब होता है। कैल्शियम जो है ना 4 से 8%, अलग रिपोर्ट्स हैं। मैग्नीशियम 0.5 से 0.7%। ये चीज़ें तो देखो जी उसके अंदर होती हैं। और कॉपर, जिंक, फेरस, मैंगनीज भी होता है, मतलब आयरन भी होता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं पोल्ट्री में। एक बड़ी फुल ट्राली में 60 से 70 क्विंटल धान आ जाती है, तो ड्राई पोल्ट्री खाद भी लगभग समझो भी 50 क्विंटल आ जाती है, जिसकी कीमत आजकल 10,000 रुपये से कम नहीं है। मेरा मतलब है कि पोल्ट्री खाद का कोई विकल्प अल्टरनेट तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि कौन कौन से तत्व किस समय पर और कितनी मात्रा में डालने चाहिए ताकि फसल पर असर ना पड़े। इस चार्ट से ये क्लियर हो जाएगा कितने दिन पर कौन से तत्व की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, कितना अपटेक होता है। ये 30 से लेके 75 दिन तक जो है ना ज़्यादा अपटेक होता रहता है, लेकिन ये 50 से लेके 60 दिन तक नाइट्रोजन का और पोटाश का ये बहुत ज़्यादा अपटेक होता है। इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इस समय इन दोनों की कमी नहीं होनी चाहिए। पी जो DAP हम डालते हैं ना, इसकी रिक्वायरमेंट देखो, इसका कर्व नीचे जा रहा है। इसकी रिक्वायरमेंट जो है ना ये लगभग 70 दिन के बाद इसकी ज़रूरत कम पड़ने लग जाती है, ठीक है। मैग्नीशियम की भी ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी ज़रूरत कम होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है ना पोटाश की है। ये लगभग 75 दिन तक, 90 दिन तक पोटाश की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और इस चार्ट से आपको ये क्लियर होगा, जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जैसे ये बोरोन है, बोरोन की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा है, कॉपर की उससे थोड़ी कम है, मैंगनीज की उससे भी कम है, जिंक की भी कम, मतलब कि जिंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आलू की पैदावार बढ़ाने में ज़रूरत होती है, मैंगनीज की भी ज़रूरत होती है। कॉपर और बोरोन के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिंक और मैंगनीज की अपेक्षा। इस चार्ट में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर पोटाश है, ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है। मतलब फास्फोरस की ज़रूरत है ना, जो ये ज़्यादा ज़रूरत जो है ना ट्यूबर के संख्या को निर्धारित करता है। उस समय शुरुआत होने तक होती है, पहले जड़ की डेवलपमेंट के लिए, फिर पौधे के ढांचे बनाने के लिए। लेकिन आलू को मोटा करने के लिए फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं आपको थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है KNO3। KNO3 के रूप में अगर हम पोटाश देते हैं, KNO3 होता है पोटाशियम नाइट्रेट, मतलब कि NPK 13045। इसमें बल्किंग के समय अगर हम पोटाशियम नाइट्रेट देते हैं
तो उससे मोटा ज़्यादा होता है आलू। फास्फोरस की ज़रूरत जब छोटे आलू बनने शुरू होते हैं ना, वहाँ तक की होती है। हालांकि ट्यूबर्स की उनकी संख्या को बढ़ाता है, बहुत ज़रूरी तत्व है। न्यूट्रिएंट पहले जड़ की डेवलपमेंट करता है, फिर पौधों का ढांचा शरीर बनाने में फास्फोरस की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन आलू को मोटा करने में फास्फोरस का रोल कम होता है। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, आपको पता ही की बात है ये, जिस वैरायटी में आलूओं की संख्या, नंबर ऑफ ट्यूबर्स पहले से ही ज़्यादा है, वैरायटी का करेक्टर है, तो वहाँ पर आप बाद में जब ट्यूबर्स बन रहे हो तो आप फास्फोरस को कम भी डाल सकते हो, क्योंकि करेक्टर ही पहले ही वैरायटी का ऐसा है। और जब आलू मोटा हो रहा होता है ना जो, तो रोज 4 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार बढ़ सकती है, बशर्ते कि जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उपलब्ध हों। आलू बनते समय जो नाइट्रोजन की रिमूवल होती है ये लगभग इतनी होती है, इतने किलोग्राम होती है। और फास्फोरस जो डीएपी हम डालते हैं उसकी ज़रूरत आलू मोटा होने के समय नहीं होती, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पोटाश की। पोटाश उस समय आलू मोटा होते हैं, पोटाश की कमी नहीं होनी चाहिए। और कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है उस समय, मैग्नीशियम की भी होती है, लेकिन मैग्नीशियम की कम, जितनी मैग्नीशियम है उतनी ही समझो कि भाई फास्फोरस। यहाँ पर ये लिखे स्टार्ट में रिमूवल किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब कि एक हेक्टेयर में, ये कॉपर है, कॉपर की इतनी रिमूवल होती है, जिंक की, फिर बोरोन की, फिर मैग्नीज की, और ये आयरन की। इस चार्ट से आपको ये क्लियर थोड़ा सा हो रहा होगा कि आलू बड़ा होने समय, मोटा होने के समय आयरन, फेरस, इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो स्प्रे में हमें उस समय आयरन डालना चाहिए। ये चार्ट मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पोटासिक फर्टिलाइजर्स, मतलब पोटाश जो है हम अलग अलग तरीके से भी दे सकते हैं। ये है पोटाशियम क्लोराइड, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो हम 50 किलो का कट्टा देते हैं ना, अब 1550 का हो गया है, उसका इतना रोल है। अगर हम सल्फेट ऑफ पोटाश देते हैं, 0050 देते हैं, उस रूप में हम देते हैं, तो पैदावार इतनी हो जाती है। और अगर हम पोटाश जो है मल्टी के रूप में देते हैं, 13045 आता है ना पोटाशियम नाइट्रेट, तो पैदावार, ड्राई मैटर जो है ना, इतना बढ़ जाता है आलू के अंदर। ठीक है जी। जिस वैरायटी में नंबर ऑफ ट्यूबर्स कम है लेकिन आलू मोटा होता है, तो वहाँ पर आप बाद में पोटाश की मात्रा को थोड़ा सा कम कर सकते हो। अच्छा, कंक्लूजन ये निकलता है कि डीएपी के आपने 3 से 4 बैग डालने, वैरायटी के ऊपर डिपेंड हो। साथ में आपने सिंगल सुपर फास्फेट के आप 3 बैग डाल सकते हो। इसके अंदर कैल्शियम 19% होता है, कैल्शियम आपको यहाँ से पूरा हो जाएगा। फास्फोरस 16% होता है, थोड़ा ऐड हो जाएगा। सल्फर 11% होता है, सल्फर आपकी पूर्ति यहाँ से हो जाएगी। एक सस्ता सोर्स है ये कैल्शियम और सल्फर का। अच्छा, बोरोन शुरू में डालना होता है, सेल वाल बनने में मदद करता है, पौधों की बढ़वार में मदद करता है। तो बोरोन जो 20% वाला आता है, जो स्प्रे वाला, वो 2 किलो प्रति एकड़ डाल सकते हो। एग्रीकल्चर ग्रेड मिलता है 14% वाला, तो वो भी आप डाल सकते हो। जिंक की ज़रूरत कम होती है, आप स्प्रे में बाद में जो स्प्रे करोगे 2-3 बारी आप चिलेटेड जिंक डाल दो तो पूर्ति हो जाती है। अगर आप शुरू में बिजाई के समय डालना चाहते हो तो जिंक ऑक्साइड डालो। टेक्नोजेट आता है ना, जिसके अंदर जिंक ऑक्साइड होता है, सल्फर होता है। जिंक सल्फेट नहीं डालना है, चिलेटेड भी डाल सकते हो बिजाई के समय। अच्छा, मैग्नीशियम जो होता है एक क्लोरोफिल का एक सेंट्रल पार्ट होता है। मैग्नीशियम सस्ता होता है, मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में आता है। 5 से 10 किलो प्रति एकड़ डाल दो, लेकिन बिजाई के साथ नहीं डालना, क्योंकि डीएपी के साथ सल्फेट नहीं डालना। दूसरी या तीसरी सिंचाई में यूरिया के साथ मिला के आप डाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, मैंगनीज की बात कर रहा हूँ, मैंगनीज सल्फेट है, इसको बिजाई के समय नहीं डाल सकते। दूसरी तीसरी यूरिया में डाल सकते हो। 1 से 2 किलो प्रति एकड़ आप डाल सकते हो यूरिया के साथ डाल के, या स्प्रे करते हो तो 500 ग्राम प्रति एकड़ आप स्प्रे कर सकते हो 2-3 बारी। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने एक देखा होगा भी, आयरन, लोहे का बड़ा रोल होता है आलू को मोटा करने, क्योंकि आलू के अंदर आयरन होता है, इसको उस समय लोहे की जरूरत होती है। तो फेरस सल्फेट होता है, चिलेटेड फेरस भी आने लग गया आजकल। तो फेरस सल्फेट होता है ना, जो आपको आधा किलो प्रति एकड़ स्प्रे करना है आपने। लेकिन नीचे डालेंगे तो देखो ज़मीनों की पीएच वैल्यू ज़्यादा है, तो ये उपलब्ध, ज़्यादा पीएच में ये उपलब्ध नहीं होता। इसको स्प्रे में ही आप डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, कॉपर, कॉपर को आप चिलेटेड फॉर्म में भी कॉपर आने लग गया, आप स्प्रे कर सकते हो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ। या फिर एक सस्ता सोर्स और बताता हूँ आपको, पंसारी से नीला तोता मिल जाएगा। दूसरी तीसरी सिंचाई में पानी के इसका नक्के के ऊपर रख दो, डले होते हैं, इसके कूट पीट के किसी तो कपड़े में डालकर आप रख दो, ये घुल के साथ कॉपर की भी पूर्ति हो जाएगी। थोड़ी सी नाइट्रोजन की बात करनी रह गई मेरी। पत्तों की बढ़वार तक तो हम यूरिया डालते रहते हैं, लेकिन बाद में नाइट्रोजन की जरूरत बाद में भी है, तो उसके लिए आपने ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं डालना है।
10 से 15 किलो प्रति एकड़ बाद में जब आलू मोटा हो रहा है आप डाल सकते हो। लेकिन NPK 13-0-45 के रूप में आप इसको प्रयोग करते हो तो पोटाशियम नाइट्रेट होता है जो, वो ज़्यादा बेहतर है। नैनो यूरिया भी स्प्रे में आप डाल सकते हो, वो भी स्लो रिलीज़ होता रहेगा, लेकिन यूरिया को बाद में बहुत ज़्यादा मत डालना। आप 30-40 किलो सरसों की खल भी डाल सकते हो, बिजाई के समय इसको डाल दो। ऑर्गेनिक है, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर, हेल्पफुल रहेगा। आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा होता हो, कोई नई बात पता लगती हो, कुछ आइडिया लगते हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू जी।